नाहिद चड्ढा की फनपारों की नुमाइश लाहौर के अलहमरा आर्ट गैलरी में भी हो चुकी है और बहुत सारे बैरूनी ममालिक में भी इनकी फनपारों की नुमाइश हो चुकी है। आज मैं इनको नाहिद चड्ढा साहिबा को यहाँ पर मदद करती हूँ कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। very respectable guest. सबसे पहली बात तो ये है कि इतने अच्छे और लिखने वाले शायर और इसके अलावा किताबों के मुसन्निफ यहाँ पे मौजूद हैं और मेरा तो लिखने से इतना ताल्लुक नहीं है, बाकायदा तस्वीर बना सकती हूँ। अच्छा होता है यहाँ पे एक पेंटिंग बना के ले आती और फरखंदा के बारे में सारे ख्याल करती। बात यहाँ से शुरू करूँगी कि फरखंदा की शख्सियत के बारे में बात करूँगी। उनकी पहले मैं जैसे फेसबुक पे हम लोग पढ़ा करते हैं, कहीं पे शायरी का बीस मिल गया वहाँ से वहाँ वो पढ़ लिया, कभी आपको नस्ल का बीस मिल गया वहाँ से वो पढ़ लिया। जैसे एक आर्टिस्ट पेंटर होता है, उसकी जो फनपारा होता है, जो उसकी पेंटिंग होती है, उसमें दो चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो आर्टिस्ट की अपनी एक्सपर्टीज और दूसरे क्वालिटी ऑफ मटीरियल। जैसे ही मैंने फरखंदा की नस्ल पढ़नी शुरू की तो उसमें मजाक का पहलू मुझे बहुत पसंद आया, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा शौक हुआ कि मैं इनकी और पसंद और उनकी और पोइट्री भी पढ़ूँ। वो पढ़ते पढ़ते एक स्केच बीइंग एन आर्टिस्ट में माइंड में फरखंदा की शख्सियत का एक स्केच बनना शुरू हो गया और उनकी कैसी शख्सियत होगी, वो कैसे बात करती होंगी, वो कैसे लिखती होंगी, किस तरह से मिलती होंगी, ये स्केच उनकी सिर्फ तहरीरों से मुझे बनना शुरू हुआ। मिजाज बहुत मुझे पसंद आया, जिसमें खासतौर पर जिक्र करूँगी हकीम साहब का धागा, जिसने मुझे शौक पैदा किया कि मैं इनकी मज़ीद भी पढ़ूँ जो उनकी राइटिंग्स हैं। हकीम साहब का धागा, उसकी आखिरी 3 लाइन जिसको मैंने बार बार पढ़ा, बाकायदा रेडियो प्रेजेंटर होने की वजह से उसको मैंने डिफरेंट लहजों में भी पढ़ा। जैसे हकीम साहब का धागा की आखिरी 3 लाइन्स थी कि हकीम साहब का इंतकाल के बाद 1.5 गज का जो उन्होंने धागा रखा होता था ख़वातीन की नब्ज़ देखने में, तो सोगवारान ने उन्होंने 4 अपनी अज़वाज छोड़ी थी और उसमें से एक तो ख़ानदान से थी, बाकी वो धागे से खींच कर लाई। इतना मुझे इसको पढ़ने में मज़ा आया कि मैंने उसको कई तरीके से धागे को मुख्तलिफ तरीके से खींच कर देखा। वो धागे से खींच कर लाई या वो धागे से खींच कर लाई। तो इस तरह की इससे फरखंदा से दोस्ती अभी नहीं हुई थी कि डॉक्टर निगर वसीम ऑस्ट्रेलिया में उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती है और उन्होंने मुझे जब इंट्रोडक्शन करवाया फरखंदा रिजवी से, तो एक दफ़ा मेरी अम्मी की तबीयत थी तो मुझे एक टेलीफोन कॉल में सुनी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, अम्मी कैसी हैं? जी अम्मी की अभी तबीयत पहले से बेहतर है, मैं फरखंदा बात कर रही हूँ। और उनका लहजा वही था जो मैंने सोचा था और मैंने सोचा ये मटीरियल की क्वालिटी गुड थी, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत की बिल्कुल यही आवाज़ मैंने सोची और उसी तरह का लहजा और उसी तरह की बात हो। फिर उसके बाद जब फरखंदा से बात हुई, बेतकल्लुफ़ी बड़ी, एक हमारा छोटा सा अखबार का ग्रुप है जिसका हमने वाइबर पे बनाया हुआ है, एक पूरा ग्रुप जिसमें हम मैसेजेस करते हैं। तो हमने प्यार से फरखंदा को अपने ग्रुप में फरफर फरारी कहना शुरू किया। और फरफर फरारी हमारी जब बात से बात होती है, काफ़ी अदीब सब शायर हजरात, सिर्फ मैं मुझे जो बीच में सिर्फ मुसन्निफा हूँ और बाकी तो सब लिखने लिखाने वाले हैं। फरफर फरारी से जब काफ़ी अदीब मिलते हैं, फरफर फरारी सब पर भारी, वांडो दिलारी, मुँह नगारी, हंसने की बीमारी, आसिफ अली जरदारी, ये जब फरखंदा से मुलाकात हुई तो वाकई वो खूबसूरत मज़ाक से भरपूर तहरीरें और फिर उसके बाद कुछ ऐसे शायर जो ऐसे कहना चाहिए जो शेर हैं पोइट्री उनकी, जो कि हर इंसान का हिस्सा होता है। हमें मिजाज भी होता है, हमें दुख भी होता है, हमें संजीदगी भी होती है, हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा होते हैं। तो ख़ास तौर पे वो शेर जैसे हम गम के अंधेरों से निकलते थे तो कैसे दुनियाए मोहब्बत में उजाला है कहाँ, दिल की अपनी पसंद होती है, दिल सभी पर फिदा नहीं होते,
अब इस तरह की अशार और ख़ास और उनकी मज़ाक से भरी तहरीरें वाकई वो पिक्चर पेश करती थी। जब मैंने फखंदा रिजवी को देखा, वही शफ़क़त से भरपूर, वही मुस्कुराती हुई, वही आंखों के पीछे उदासी और कभी फिक्र सोच, वो सब कुछ जब मैंने उनको देखा तो मैंने सोचा वाकई मेरी ये पेंटिंग कंप्लीट हो गई। मटेरियल वाज रियली ट्रू, वाकई वो सब शफाफ था, इट वाज वेरी ट्रांसपेरेंट। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं वाकई ऐसी फखंदा रिजवी, ऐसी शख्सियत को जानती हूँ जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत खुश शफ़क़त है और एक अच्छे इंसान है।